हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो भी आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं फिजिक्स के दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स में से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो इन सभी एमसीक्यूज को आपने ध्यान से सुनना है, अंडरस्टैंड करना है और साथ साथ में इनको खुद आप लोगों ने सोल्व करते जाना है। तो आपके सभी फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करवाएंगे साथ साथ में ही। तो सबसे पहले रे ऑप्टिक्स में से कुछ एमसीक्यूज को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारा सबसे पहला एमसीक्यू है अभी, फॉर ए कनकेव मिरर, अगर हमारे पास कनकेव मिरर हो विद फोकल लेंथ एफ, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इज। तो यहां पर उसने क्या पूछा है कि जब हम लोग कनकेव मिरर के सामने अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसकी जो भी बाद में वहां पर इमेज बनती है, तो सभी केसेस में जितने भी हम उसमें केस सोल्व करते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा, बिटवीन सी एंड एफ रखा, ठीक है, बियॉन्ड एफ रखेंगे या ऑन दी एफ रखा, ठीक है, फोकस पर रखा या फिर सी पर रखा, किसी भी केस में सभी केसेस को हमने जब रीड करेंगे तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज क्या रहती है। तो मतलब आपको सभी केसेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कनकेव मिरर जो होता है हमारा इस तरफ से वो पॉलिश होता है, तो वो इसकी जो इमेज है वो बनाता है भी बिटवीन दी सी एंड एफ। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग इस तरफ मूव करेंगे तो इमेज हमारी इस तरफ मूव करती है। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को सी के ऊपर रख दें तो इमेज भी हमारी सी के ऊपर ही बन जाती है। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को सी के ऊपर रखते हैं, इमेज भी सी के ऊपर बनती है, रियल, इन्वर्टेड एंड विद सेम साइज। तो इस केस में भी ऑब्जेक्ट एंड इमेज में डिस्टेंस है वो जीरो हो गई। अगर हम लोग यहाँ देखें तो ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पर इमेज के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें ये वाली वैल्यू यहाँ पर दी गई है। ठीक है अभी, तो ये उसने पूछा था कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज में मिनिमम डिस्टेंस क्या रहती है। अभी जब सी के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सी के ऊपर रखते हैं, सी के ऊपर ही बनती है, तो जीरो डिस्टेंस जो है वो मिनिमम इस केस में बन सकती है। तो आपको ऐसे सभी केसेस के बारे में सोचना होगा। तो इसके लिए जो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन है उसकी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतना क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। सेम प्रॉब्लम आपको कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस या फिर कन्वेक्स मिरर के ऊपर भी बनाकर दी जा सकती है। उसके भी सभी केसेस को ध्यान से ज़रूर अंडरस्टैंड कर लेना। क्लियर है अभी? चलो तो आगे चलते हैं। आगे है कि भी दी फोकल लेंथ ऑफ ए ऑब्जेक्टिव एंड दी आई पीस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर दिस वन। तो हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए ऑब्जेक्टिव और आई पीस के फोकल लेंथ्स दिए गए हैं। सो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव दी गई है अभी 1 सेंटीमीटर, दोनों ही हमारे कन्वेक्स लेंस होते हैं, तो दोनों की फोकल लेंथ हम लोग पॉजिटिव में ही रखेंगे। इफ़ द ट्यूब लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप इज 10 सेंटीमीटर, तो ये है भी हमारी ट्यूब लेंथ 10 सेंटीमीटर। The magnification obtained by the microscope for the most suitable viewing by relaxed eye। रिलैक्स्ड आई वाला भी हमने केस करना है। इसमें दो केस होते हैं, स्ट्रेन्ड आई और रिलैक्स्ड आई। तो रिलैक्स्ड आई के केस में मैग्नीफिकेशन का फार्मूला स्ट्रेन्ड आई के केस से थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो दोनों फार्मूला को आप लोगों ने याद रखना है। तो रिलैक्स्ड आई के केस में फार्मूला होता है भी मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू ट्यूब लेंथ divided by focal length of objective into d, d is the least distance of distinct vision divided by fe, focal length of the eyepiece। इतना क्लियर है अभी? सो L की वैल्यू यूज करते हैं, दैट इज दी 10, FO की वैल्यू है दैट इज दी 1, D की वैल्यू होती है अभी 25 सेंटीमीटर और ओवर में FE है 2। तो इसको यहाँ पर हमने कैंसिल किया, 5 इंटू 25 दैट इज दी -125। मैग्नीफिकेशन आ जाएगी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, साइन नहीं ऑप्शन में शो किया गया, साइन आप लोगों ने खुद याद रखना है। इसकी मैग्नीफिकेशन नेगेटिव में ही आएगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो ये आपका आंसर बन जाएगा 125 टाइम्स वो ऑब्जेक्ट के साइज को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो ये इसका प्रैक्टिकल एक आप लोगों को आइडिया हो गया कि क्या इसका यूज रहेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो रे ऑप्टिक्स में से भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप के जितने भी केसेस हैं ये सभी अच्छे से आप लोगों ने रीड ज़रूर कर लेने हैं। इनके ऊपर प्रॉब्लम मोस्टली पेपर में होती ही है। इसके बाद है ए रे ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोपेगेटिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेम फॉर रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज। तो इसका मतलब क्या है भी, मान लीजिए यहाँ पर है वाटर और यहाँ पर है भी एयर, तो एयर में से एक रे आ रही है,
तो रे का कुछ पोर्शन हो जाता है रिफ्लेक्ट और बाकी का पोर्शन हो जाता है भी अंदर रिफ्रैक्ट हो जाता है, रिफ्रैक्शन करके अंदर चला जाता है और थोड़ा सा पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप लोगों ने क्या याद रखना है कि दूसरे मीडियम के चेंज होने से स्पीड और वेवलेंथ ये दोनों ही चेंज हो जाते हैं। ठीक है, स्पीड और वेवलेंथ दोनों ही चेंज हो जाएंगे, बट फ्रीक्वेंसी जो है लाइट की वो सेम रहेगी। ठीक है, लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, वो बिल्कुल नहीं चेंज होगी, चाहे मीडियम चेंज भी हो जाए, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम फॉर बोथ मीडियम्स। तो ये आपका आंसर आ जाएगा अभी, फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों की ही सेम रहेगी। तो यहां से आप इसे सोल्व आउट कर सकते हैं। इतना क्लियर है अभी? आगे है कि ए बीम ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर इनटू ए मीडियम, इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ इन द मीडियम आर दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, मीडियम की वैल्यूज हमें दी गई हैं कि मीडियम में स्पीड जो होती है उसको हम लोग v के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, मीडियम की वेवलेंथ को मैं लिख लेता हूं भी लैम्डा डैश 230 नैनोमीटर। ठीक है, स्पीड इन एयर कितनी होती है अभी 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो भी बिल्कुल सिंपल से एमसीक्यू है, अगर आप लोगों को आते हैं, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं खुद सोल्व कर पा सकता हूं, तो आप लोग वीडियो को पॉज करें और साथ में इसको खुद सोल्व करते रहें, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है अभी, तो वेवलेंथ जो हमारी एयर में है वो हमें सोल्व आउट करनी है। ठीक है, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर हमें सोल्व करनी है। तो सबसे पहले हम लोग म्यू का फार्मूला लगाते हैं भी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो सी की वैल्यू होगी भी 3 इंटू 10⁸, स्पीड इन द मीडियम हो गई 1.5 इंटू 10⁸। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हुआ तो 2 बच गया। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दी 2। ठीक है, नाउ वेवलेंथ इन दी मीडियम इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो हमें इसको सोल्व आउट करना है। अब यहाँ से वेवलेंथ इन दी एयर, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वेवलेंथ इन एयर इज इक्वल्स टू म्यू इंटू वेवलेंथ इन दैट मीडियम। तो म्यू की वैल्यू है भी 2, वेवलेंथ इन दैट मीडियम है भी हमारी 230, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो इट बिकम्स दी 460 नैनोमीटर। ठीक है, तो ऐसे आप लोग सोल्व कर सकते हैं। तो मतलब दो फार्मूले यूज़ हुए भी इस एमसीक्यू में। एक एमसीक्यू को सोल्व करने के लिए आपके दो फार्मूले, वेवलेंथ इन द मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन टर्म्स ऑफ द स्पीड, ये दो फार्मूले आप लोगों ने यूज़ किए हैं। इतना क्लियर है? चलो, इसके बाद भी कुछ असर्शन रीजन की प्रॉब्लम्स हैं कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नेगेटिव, और रीजन दिया गया है कि फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जेक्ट। अब देखो भी, ये तो हमने अभी सोल्व किया था कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो ये तो राइट हो सकती है, स्टेटमेंट सही है, बट रीजन एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि फाइनल इमेज इज नॉट इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जेक्ट। क्यों? अगर आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डायग्राम याद है तो ये आपको आंसर आता होगा, अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर याद नहीं है तो भाई ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसकी डायग्राम एटलीस्ट याद रख लो भी। कुछ ऐसी डायग्राम होती है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो हमने शुरू में यूज़ किया है, पहले इसकी एक इन्वर्टेड इमेज बनती है यहाँ पर, और फिर ये जो आई पीस है वो इसकी एक बाद में इरेक्ट इमेज बनाता है। तो शुरू के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, ये शुरू वाला ऑब्जेक्ट था और ये जो हमारी फाइनल इमेज है ये इसके हिसाब से इन्वर्टेड बनी है। सो रीज़न इज़ ए फॉल्स स्टेटमेंट बट असर्शन इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट। तो जो ऑप्शन आपको दिए होते हैं ए बी सी, उनमें से मोस्टली सी ऑप्शन में यही होता है कि असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। तो वहाँ से आप लोगों ने ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है भी, तो ऐसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डायग्राम भी साथ में ड्रॉ करके देख लेना, आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। ओके भी, चलो इसके बाद है ए, प्लेन एंड कन्वेक्स मिरर्स कैनॉट प्रोड्यूस्ड रियल इमेजेस अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो हमने नॉर्मली एक स्टेटमेंट रीड करते हैं अभी, कन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि या फिर किसी ना किसी वो अरेंजमेंट में रियल इमेज भी बना सकते हैं? तो ये भी आप लोगों ने सोच कर नीचे आंसर बताइए। मैं रीज़न रीड करता हूँ। ए वर्चुअल इमेज कैनॉट सर्व एज एन ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस ए रियल इमेज।
तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कि असर्शन हमारी रोंग है। क्यों रोंग है अभी? क्योंकि प्लेन मिरर एंड कन्वेक्स मिरर रियल इमेजेस बना सकते हैं। अगर ये रोंग है तो रीज़न भी फिर उसके अकॉर्डिंग रोंग हो जाएगा। तो दोनों ही हमारी फॉल्स स्टेटमेंट हैं। क्यों फॉल्स हैं अभी, कैसे बना सकते हैं, ये आप लोग इन केसेस को ऑब्जर्व कीजिए। मान लीजिए यहाँ से रेज आ रही हैं इस तरफ से, ठीक है, इस तरफ से रेज आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होकर यहाँ पर मीट हो गई दोनों रेज, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया अभी हमारी रियल इमेज। एक प्लेन मिरर के केस में हमने यहाँ पर बना ली अपनी रियल इमेज। और अगर हम इन रेज को पीछे को एक्सटेंड करके, ठीक है ना, मिरर की बैक साइड में इसको अटैच करेंगे तो ये ऐसा अपीयर हो रहा है कि यहाँ पर एक वर्चुअल जो हमारा ऑब्जेक्ट था, एक वर्चुअल इमेज जो एज ए ऑब्जेक्ट एक्ट कर रही है, जिसकी इमेज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है रियल इमेज बाहर, ठीक है। तो ऐसे अगर रेज आती हैं तो वो रियल इमेज भी बना सकती हैं। सिमिलरली आप लोग कन्वेक्स मिरर में भी यही चीज़ शो कर सकते हैं। तो ऐसे रेज आ रही हैं, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पर मीट कर गई, इनको अगर हम लोग यहाँ पर एक्सटेंड कर कर मीट कर कर देखेंगे तो यहाँ पर एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट एज जो वर्चुअल इमेज होती है वो सर्व हो सकती है एज ए ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस ए रियल इमेज। तो यहाँ पर ये कैनॉट वर्ड आप लोग हटाकर इस स्टेटमेंट को सही कर सकते हैं, ठीक है भी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वे ये आप लोगों ने ज़रूर याद रखनी है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद है अभी ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। ये एक ग्लास स्फीयर है, इसके अंदर हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अभी 1.5। द डिस्टेंस ऑफ द वर्चुअल इमेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज, स्फीयर का सरफेस भी ये है जिसके ऊपर हमने पी पॉइंट ज्यूम किया है, इससे कितनी दूर यहाँ पर इमेज बनने वाली है ये हमने सोल्व कर कर यहाँ पर बताना है, ठीक है। इतना हो गया अभी क्लियर। चलो अब यहाँ पर भी क्या अप्लाई होगा, जो आप लोगों ने फॉर्मूलाज को सोल्व किया होगा बिफोर दी लेंस मेकर फार्मूला स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के हम लोग केस बनाकर सोल्व करते हैं कि जब रियल ऑब्जेक्ट हो, सामने हो एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उसके अंदर इमेज वगैरह हमने किस तरह से सोल्व करनी है। हम मोस्टली इसमें टोटल 4 केस बनाकर सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट है इन दी डेंसर मीडियम और बाहर है रेयर मीडियम। तो रे हमारी डेंसर टू रेयर जाएगी, तो हम यहाँ पर कौन सा केस अप्लाई करेंगे, डेंसर टू रेयर मीडियम वाला, ठीक है। तो डेंसर टू रेयर मीडियम वाले का फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए भी। अगर फार्मूले आपको याद हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये लेंस मेकर फार्मूला को सोल्व करने के वक्त भी फार्मूला यूज़ होता है। -μ2/u प्लस μ1/v इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 ओवर r, ठीक है। वैसे जो हमारा नॉर्मल फार्मूला होता है वो आप लोग याद रख सकते हैं कि -μ1/u प्लस μ2/v इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 ओवर r। वैसे हमारा जनरली यही एक केस है। आपने क्या करना है कि जब डेंसर टू रेयर हो तो आपने μ1 और μ2 को इंटरचेंज करवा देना है, तो वहाँ से हमें ये फार्मूला ऑब्टेन हो जाएगा। अब हमारा μ2 की वैल्यू क्या है अभी 1.5 है, u हमें दिया गया है दैट इज़ दी 6, बट हम इसका साइन क्या लेंगे -6। माइनस क्यों? बिकॉज इंसिडेंट रे इस तरफ से आ रही है और P से हमें O की ओर आना है, P टू O आएंगे, P टू O वो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो U का साइन लगेगा अभी -6। प्लस μ1 की वैल्यू है 1, V हमें सोल्व करना है, μ1 की वैल्यू है 1, μ2 की है 1.5, R वो भी हम लोग P टू O ही आएंगे क्योंकि वो भी सेंटर पर ही है, तो वो भी आ गया अभी -6, ठीक है। वैसे कुछ साइन कन्वेंशंस है, इसको सोल्व कर लेते हैं अभी। -0.5/-6 इसको कैंसिल किया तो ये बच गया 1/12। इसको भी यहाँ पर आप लोगों ने कैंसिल कर लेना है, सो ये बच गया 1/4। सो 1/v बिकम्स 1/12 माइनस 1/4। इसका एलसीएम लेकर सोल्व करना, 12 ये आ जाएगा 1 माइनस 3, सो -2/12 दैट इज़ दी -1/6। सो v हमारा निकल आया अभी -6 सेंटीमीटर। तो यानी कि -6 का अब क्या मतलब है कि P से पीछे की तरफ 6 सेंटीमीटर, यानी कि O के ऊपर ही आप लोगों की इमेज भी बन जाएगी,
ठीक है, अगर हम लोग सेंटर पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज भी सेंटर पर ही बन रही है। तो सी आंसर आ गया अभी हमारा 6 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है अभी? ओके, तो ऐसे एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। अब देखो भी, 1 नंबर के एमसीक्यू के लिए आपको पूरा फार्मूला याद होना चाहिए और साथ में आपको पूरी उसकी सॉल्विंग भी करनी होगी। इतना क्लियर है अभी? चलो आगे चलते हैं। ए कन्वेक्स लेंस व्हेन इमर्स्ड इन ए लिक्विड डिसअपीयर्स। अगर हमने कन्वेक्स लेंस को किसी लिक्विड में रखा तो वो आप लोग अगर बाहर से देखेंगे तो वो डिसअपीयर हो गया, यानी कि लिक्विड और कन्वेक्स लेंस दोनों ही यहाँ पर एक जैसे ही जो यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं, मीडियम सारे का सारा एक बन गया। इसका मतलब दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस एंड लिक्विड आर इक्वल। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीज़न असर्शन की ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आप लोग सिंपली याद रख सकते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, आपने शायद ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट भी देखा हो, क्योंकि आजकल ऐसी काफ़ी सारी रील्स वगैरह भी चलती रहती हैं, शॉर्ट्स में ऐसे एक्सपेरिमेंट आपको दिखाते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि अगर लिक्विड और हमारे लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है तो लेंस को उस लिक्विड में रखने के बाद वो दोनों एक जैसे ही अपीयर होंगे, उसके बीच आपको लेंस दिखाई देने से वहाँ पर हट जाएगा। क्लियर है? चलो, इसके बाद है अभी प्रोपिगेशन ऑफ लाइट थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस एट द कोर क्लेडिंग इंटरफेस। ये तो सही है, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर होता है अभी कोर रीजन, बाहर होती है वहाँ पर क्लेडिंग। तो क्लेडिंग और कोर का जो इंटरफेस है वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, जिसके साथ भी जो रेज हैं वो यहाँ से आगे की तरफ जाती हैं। अब देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो सबसे जरूरी काम होता है वो क्या है कि रे हमारी डेंसर टू रेयर जानी चाहिए। ठीक है, डेंसर टू रेयर जानी चाहिए। और दूसरा होता है भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से हाई होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस होती हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, डेंसर टू रेयर जाए रेयर रे हमारी। तो इसका मतलब ये जो अंदर वाला पार्ट है, कोर वाला पार्ट है, दिस इज दी डेंसर, और जो हमारी बाहर है दैट इज दी क्लेडिंग, दैट इज दी रेयर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द क्लेडिंग ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज ग्रेटर देन द कोर। ये रॉन्ग है। क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से होगा लेस देन होगा, क्योंकि बाहर हमें रेयर मीडियम रखना है, अंदर हमें जो है वो डेंसर मीडियम रखना है, फिर ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकती है। ठीक है, भी डायग्राम मैंने आपको दिखाई है, पेपर में ऐसी कोई डायग्राम साथ में बिल्कुल नहीं आएगी, ये आप लोगों को खुद ही याद रखना होगा। सो भी इसके बाद है अब हमारे पास वेव ऑप्टिक्स में से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो सबसे पहला एमसीक्यू है भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कलर्स ऑब्जर्व्ड ऑन ए सीडी। ठीक है, सीडीज होती थी भी कॉम्पैक्ट डिस्क, शायद आप लोगों ने भी कभी यूज़ की हो। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर हमारी जनरेशन ने तो काफ़ी सारी कॉम्पैक्ट डिस्क में डाटा स्टोर किया है, उनको यूज़ किया है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क जब आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर हमें अलग अलग कलर्स ऑब्जर्व होते हैं, वो कौन से फिनोमिने के कारण होते हैं। तो याद रखिएगा, काफ़ी सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न रहती है, दैट इज़ ड्यू टू दी डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन के कारण होते हैं। तो अगर आप लोग इसको डीपली जानना चाहें तो आप लोगों को उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा किसी सेपरेट वीडियो में, कैसे डिफ्रैक्शन के कारण जो वहाँ पर कैसे ऑब्जर्व हो जाते हैं कलर्स। तो डिफ्रैक्शन जो फिनोमिना है वो आप लोगों ने याद रखना है। ये जो यहाँ पर हमें डिफरेंट कलर्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर ड्यू टू दी डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये सब कुछ डिफ्रैक्शन के कारण ही होता है कॉम्पैक्ट डिस्क के केस में। इतना क्लियर है अभी? चलो, इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट द इंटेंसिटी आई ऑफ लाइट इज रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड ए ऑफ द वेव एस। तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, अगर आप लोगों ने आर्टिकल्स को सोल्व किया तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ही प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी। तो बिल्कुल इजी सा एमसीक्यू ये आपको दिया गया था। इतना क्लियर है? चलो, इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ द स्लिट इज हाफ। अगर हमने विड्थ ऑफ द स्लिट को हाफ कर लिया है, द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न विल बिकम। तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो विड्थ है उस पर क्या चेंज आएगा अगर हम विड्थ ऑफ द स्लिट को हाफ करते हैं। तो आपको फार्मूले पता होने चाहिए भी।
width of the central maxima in the diffraction pattern is 2 times the fringe width। जो नॉर्मल होती है फ्रिंज विथ, डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा की विथ बाकी सारे फ्रिंजेस की विथ से डबल होती है, 2 टाइम्स होती है। सो 2d लैम्डा बाई डी। अगर हम क्या करें कि d को हाफ कर दें तो हमारी न्यू सेंट्रल मैक्सिमा की फ्रिंज विथ 2 बीटा डैश लिख लेते हैं, d बाई 2 आ गई, ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो ये ऊपर चलकर 4 बन गया, तो 4 को हमने ब्रेक कर लिया, 2 इंटू 2 लिख लेंगे, तो ये 2d लैम्डा बाई डी, तो ऊपर वाली वैल्यू थी हमारी 2 बीटा जो हमारी ओल्ड फ्रिंज विथ थी, तो ये हो गया अभी 2 टाइम्स दी फ्रिंज विथ। ठीक है, तो क्या हुआ अभी जब हमने स्लिट को हाफ कर दिया तो हमारी सेंट्रल मैक्सिमा की फ्रिंज विथ डबल हो गई, क्योंकि उसके आगे एक और 2 था, उस 2 के होने के कारण वो डबल हो जाएगी। अगर ना भी होता तो ओवर में वैल्यू है, तो इसको जितना आप लोग रिड्यूस करेंगे तो ये ऊपर जाएगी वैल्यू, तो हमारी फ्रिंज विथ जो है वो उतने टाइम्स ही वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, तो ये हमारी 2 टाइम्स हो जाती है अभी सेंट्रल मैक्सिमा की फ्रिंज विथ। इतना क्लियर है, आगे चलते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है अभी। ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप इज kept in the medium of refractive index, this one, which maxima in this case will coincide with the sixth maxima obtained if the medium is replaced by air। अब देखो भी इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि ये मान लीजिए भी आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है, मान लो ये आपके दोनों सोर्स थे, यहाँ पर सामने स्क्रीन है और यहाँ पर हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है, यहाँ पर कहीं पर बन रहा था अभी हमारा सिक्स्थ मैक्सिमा। ठीक है, जब हमने पूरा अरेंजमेंट रखा था इन दी एयर, अगर हम इस पूरे अरेंजमेंट को किसी दूसरे मीडियम में रख देते हैं, ठीक है, तो इसी सेम पॉइंट पर कौन सा मैक्सिमा बनेगा, इसी पी पॉइंट पर अगर एयर में तो बन रहा था अभी हमारा 6 मैक्सिमा, किसी और मीडियम में कौन सा मैक्सिमा बनेगा, हम मान लेते हैं कि nth मैक्सिमा बनेगा, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो वहां से हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए भी, पोजीशन ऑफ द nth मैक्सिमा इज इक्वल्स टू दी n लैम्डा डी ओवर डी। ठीक है, तो हमने सोल्व करनी है अभी यहाँ पर सिक्स्थ मैक्सिमा की पोजीशन, तो ये बन गया 6 लैम्डा डी बाई डी इन एयर, तो ये हमारा एयर वाला केस हो गया। ठीक है, इन मीडियम अगर हम लोग उसे किसी और मीडियम में रख देते हैं तो एक्स एन डैश लिख लेते हैं, तो एन लैम्डा चेंज होगी, लैम्डा ही सिर्फ चेंज होगी, वेवलेंथ ही सिर्फ चेंज होगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो अब आपको याद होगा भी वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता था, किसी दूसरे मीडियम में हमने पहले भी यूज़ किया है, लैम्डा बाय म्यू। ठीक है, तो ये आ गया, तो म्यू की हमने वैल्यू यूज़ करनी है अभी 4/3, सो म्यू हमें दिया गया है 4/3, तो म्यू यहाँ पर डिवाइड में है, तो डिवाइड में होने के कारण ये क्या बन गया अभी हमारा 3 ऊपर आ गया और नीचे रह गया अभी 4। ठीक है, हमने म्यू की वैल्यू लगा दी। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने आपस में इक्वेट कर देना है, क्योंकि ये है हमारा सिक्स्थ मैक्सिमा, ये है हमारा nth मैक्सिमा, तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं कि 6 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी इज इक्वल्स टू 3n लैम्डा डी ओवर 4d। ठीक है, डी के साथ डी कैंसिल हो गई, लैम्डा के साथ लैम्डा कैंसिल, ये वाली डी के साथ ये वाली डी कैंसिल, तो ये क्या बचा अभी आपका 6 इज इक्वल्स टू दी 3n/4। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया 2 पर, सो 2 इंटू 4 हमारा n क्या निकल आएगा अभी, n बिकम्स 8। क्लियर है, तो मतलब किसी मीडियम में रखने के बाद सिक्स्थ मैक्सिमा की पोजीशन पर ही हमारा 8th मैक्सिमा वहां पर बन जाएगा। क्लियर है अभी, तो ऐसे पोजीशन चेंज होती है, ये भी आपके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट रहा, तो ये भी आप लोगों ने अंडरस्टैंड ध्यान से कर लेना है। तो ऐसे किसी MCQ से जो कि आपके प्रीवियस ईयर हैं, इसको उठाकर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसको 2 मार्क्स में भी दे सकते हैं, तो ये मत सोचना कि ये सिर्फ 1 नंबर का काम है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ कर वो 2 मार्क्स की 3 मार्क्स की प्रॉब्लम भी बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है भी, इसलिए आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को, फॉर्मूला कैसे यूज़ हो रहा है उसको ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। तो आगे चलते हैं। डिफ्रैक्शन इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन, जितनी भी वेव्स होती हैं अभी सभी में ही डिफ्रैक्शन हमें देखने को मिलती है, तो साउंड एज वेल एज लाइट वेव दोनों में ही डिफ्रैक्शन देखने को हमें मिल जाती है। तो डिफ्रैक्शन क्या होती है अभी, व्हाट इज डिफ्रैक्शन, आप लोग सुन तो रहे हैं। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ये 2 फिनोमिना को अच्छे से रीड करते हैं, तो नीचे कमेंट्स में बताइए कि डिफ्रैक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं,
इसकी डेफिनेशन ज़रूर बताना भी, ताकि बाकी बच्चों को भी आइडिया हो जाए कि व्हाट इज़ डिफ्रैक्शन। क्लियर है? चलो, ए प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन ए कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, द रेडियस ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट विल बी। ठीक है, अब देखो पहले होता क्या है। सो दिस इज अवर प्लेन वेव फ्रंट ए बी हमारा एक प्लेन वेव फ्रंट इस तरफ को जा रहा है, यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, ठीक है, यहाँ पर एक्स पॉइंट पर और वाई पॉइंट पर और पी पॉइंट पर इन द सेम फेस इंसिडेंट हुआ, और बाद में जो रिफ्लेक्ट होकर वेव फ्रंट बन रहा है वो इस शेप का यहाँ पर बन रहा है, ऐसे बना फिर ऐसे बना यहाँ पर। तो इस तरह से जो रिफ्लेक्ट होकर वेव फ्रंट आगे की तरफ जाएगा। तो ये हमें भी आइडिया है कि कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर के केस में क्या होता है कि रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पर मीट करती हैं। तो ये वेव फ्रंट फोकस की तरफ जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो भी चीज़ बनेगी उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर से हाफ रहेगा। ये जो हमारा यहाँ पर एक वेव फ्रंट बन रहा है उसका जो रेडियस है वो हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि यहाँ पर कहीं पर सी पॉइंट होगा, उससे हाफ रहेगा, क्योंकि एफ जो होता है वो जो फोकल लेंथ होती है दैट इज r/2 होती है। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है उसका रेडियस हाफ हो जाएगा, क्योंकि उसने फोकस पर मीट करना है, इसलिए r/2 बन जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये जो आपको वेव ऑप्टिक्स का सबसे पहला पार्ट है दैट इज़ दी हाइगन्स प्रिंसिपल, उसमें वेव फ्रंट्स को बनाना सिखाया जाता है, उसमें से ऐसे एमसीक्यूज भी बन जाते हैं। क्लियर है? चलो, इसके बाद है भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द स्लिट। तो स्क्रीन को अवे मूव किया गया, यानी कि कैपिटल डी को इंक्रीज किया गया है। तो इसके साथ एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस और फ्रिंज विथ पर क्या होगा। एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस यानी कि एंगुलर विथ, इसका नाम है एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस मींस एंगुलर विथ। तो इन पर क्या इफेक्ट होगा, तो सिंपल है भी, आपको फार्मूले पता होने चाहिए। यंग्स डबल स्लिट में एंगुलर फ्रिंज विथ का फार्मूला होता है लैम्डा बाय स्मॉल डी। स्मॉल डी इज द सेपरेशन बिटवीन दी सोर्सेस टू स्लिट्स। ठीक है, तो इस डी को इंक्रीज किया गया है अभी स्टेटमेंट में कि स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया गया है। और हमारी जो सिंपल होती है अभी फ्रिंज विड्थ वो होती है डी लैम्डा बाई टी। अगर हम लोग डी को इंक्रीज करेंगे तो इसमें तो डी है ही नहीं, तो ये क्या रहेगी भी, रिमेन्स कांस्टेंट, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। और इसमें डी ऊपर है तो डी को इंक्रीज करेंगे तो बीटा भी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो हमारी जो भी फ्रिंज विड्थ है वो इंक्रीज करेगी और जो हमारी एंगुलर सेपरेशन है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी। सो सी हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो कितना सिंपल सा काम है भी, अगर फार्मूला पता है तो मतलब 2-3 सेकंड्स में आप लोग आंसर बता सकते हैं, तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है अभी। ओके, तो आगे चलते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी बीटा इफ द एंटायर अपरेटस इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। न्यू फ्रिंज विड्थ क्या होगी, मैंने आपको 2-3 बार ये चीज़ बता चुका हूं कि लिक्विड अगर हम किसी मीडियम में उससे सारे अपरेटस को रख देते हैं तो वेवलेंथ चेंज होगी। तो वेवलेंथ हमारी न्यू क्या बन जाएगी भी, लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय म्यू। तो ये थी हमारी जो फ्रिंज विड्थ। ठीक है, फ्रिंज विड्थ डी लैम्डा बाय डी, तो न्यू फ्रिंज विड्थ क्या बन जाएगी, डी लैम्डा डैश बाय स्मॉल डी। तो लैम्डा डैश का फार्मूला लैम्डा बाय म्यू, तो म्यू आ जाएगा भी यहाँ पर ओवर में, तो म्यू को छोड़कर ये हमारी बीटा ओवर म्यू बन जाएगा। तो म्यू टाइम्स जो है वो हमारी फ्रिंज विड्थ वहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो ऐसे आपको सिंपल फॉर्मूला आते हैं तो कोई मुश्किल काम नहीं है, अभी आराम से ये सब कुछ होने वाला है। क्लियर है? तो आगे आते हैं। अकॉर्डिंग टू दी हाइगन्स प्रिंसिपल द एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स। तो देखो भी हाइगन्स प्रिंसिपल में क्या होता है, ये अगर हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट है तो हर एक पॉइंट पर सेकेंडरी वेवलेट्स बनते हैं। ठीक है, तो ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स बनते हैं इन सभी के टेजेंशियली अगर आप एक न्यू सरफेस ड्रॉ करते हैं, सो दिस इज अवर प्राइमरी दिस इज अवर सेकेंडरी वेव फ्रंट। इसी तरह अगर हम लोग इसके पीछे की साइड पर भी ड्रॉ करते हैं बट वहाँ पर इंटेंसिटी ज़ीरो मानी जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर इंटेंसिटी ज़ीरो मानी जाती है, मतलब ये कहा जाता है कि लाइट वेव्स हमेशा फॉरवर्ड जाती हैं, तो वेव फ्रंट हमेशा फॉरवर्ड की तरफ ही अपनी इंटेंसिटी को भेजता है, बैकवर्ड में उसकी इंटेंसिटी ज़ीरो होती है। ठीक है, सो इसका बी आंसर बन रहा है अभी मैक्सिमम इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड ज़ीरो इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बैकवर्ड में ज़ीरो रहेगी,
ये उसने अजम्पशन की थी भी हाइगन्स प्रिंसिपल में, ठीक है। तो इसलिए हमें हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसके आंसर को वहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। इतना क्लियर है, ठीक है भी। अगर आप लोगों ने हाइगन्स प्रिंसिपल टॉपिक को अंडरस्टैंड किया था तो आपको ये तो ऑलरेडी आता होगा। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो प्लीज़ इसको सुनने के बाद चैप्टर को रिवाइज ज़रूर कर लेना, आपको सभी एमसीक्यूज़ के कॉन्सेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएंगे। इसके बाद है अभी असर्शन इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द लाइट एनर्जी रिड्यूसेस इन वन रीजन, वहाँ पर डार्क फ्रिंज बनते हैं, एंड इंक्रीजेज इन द अनदर रीजन टू प्रोड्यूस ब्राइट फ्रिंजेस। ऐसा ही होता है अभी, ये सही है। रीजन क्या है कि दिस हैपन्स बिकॉज एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। एनर्जी कंजर्व क्यों नहीं होगी भी, एनर्जी आएगी और जाएगी कहाँ पर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनर्जी इज कंजर्व्ड, तो रीजन इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, असर्शन इज ए राइट स्टेटमेंट। तो आपका सी ऑप्शन बन सकता है, उसमें ही यही होता है, असर्शन इज राइट, रीजन इज फॉल्स। ठीक है, क्लियर है अभी। तो इसके बाद है अभी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस पैटर्न इज नॉट ऑब्जर्व्ड when two coherent sources are infinitely close to each other। अब देखो, अगर होता अकेला यहां पर close to each other तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग थी, क्योंकि फिर तो वहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न बनते हैं। अब उसने कह दिया कि इनफाइनाइटली क्लोज, यानी कि बहुत ही पास हैं, मतलब उनकी बीच की डिस्टेंस अप्रोचेस टू जीरो हो गई है, वो एज ए वन सोर्स ही बिहेव करेंगे। तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है भी। अगर इनफाइनाइटली क्लोज हो गए तो हमें इंटरफेरेंस वहां पर नहीं दिखेगी। द फ्रिंज विथ इज प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द टू सोर्सेस। देखो भी, फ्रिंज विथ का फार्मूला बहुत बार यूज कर रहे हैं, डी लैम्डा बाई डी है। तो फ्रिंज विथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, प्रोपोर्शनल नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है भी, इतना क्लियर है। आगे चलते हैं। द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन ए वेव फ्रंट इज जीरो। तो ये तो है ही भी, क्योंकि वेव फ्रंट की आप लोगों ने अगर डेफिनेशन रीड की है तो फिर से वही बात आ गई, डेफिनेशन नीचे बताना भी कमेंट्स में, व्हाट इज वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट में क्या होता है अभी, सभी पार्टिकल्स सेम फेस में ही ऑक्सीलेट करते हैं। तो वही शायद उसने रीजन में स्टेटमेंट दी है कि ऑल पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट आर एट ए सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स विच आर ऑक्सीलेटिंग इन द सेम फेस। यही एक तरह से उसकी डेफिनेशन भी बन जाती है वेव फ्रंट की। तो रीजन इज ए राइट स्टेटमेंट, असर्शन इज आल्सो राइट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो सब कुछ यहाँ पर राइट है, तो ए ऑप्शन आपका आ जाएगा। इतना क्लियर है अभी, चलो। इसके बाद है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विथ। ये सही है भी, इंटरफेरेंस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होती है, सभी फ्रिंजेस वहां पर इक्वल विथ के होते हैं। डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट होती है और सेंट्रल मैक्सिमा की विथ डबल होती है देन दी अदर फ्रिंजेस। ठीक है, द फ्रिंज विथ डिपेंड अपॉन दी वेवलेंथ डी एंड स्मॉल डी। ये आपने फार्मूला फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ, बहुत बार हम लोग यूज़ कर चुके हैं इसी वीडियो में। तो ये फार्मूला है, दोनों सही हैं, तो दोनों स्टेटमेंट्स अपनी अपनी जगह पर राइट हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि फार्मूले में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि फ्रिंज टू फ्रिंज चेंज हो, तो इसलिए सभी की विथ यहाँ पर इक्वल रहती है। क्लियर है। सो भी ये थे आप लोगों के लिए रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स में से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप कि आप लोगों को सभी फार्मूलाज अंडरस्टैंड हुए होंगे। ऐसे ही हम लोग रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स की इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए जल्द बनाएंगे। उसमें आपको और अच्छे से ये पूरा चैप्टर अच्छे से आइडिया हो जाएगा। उससे पहले काफ़ी अच्छा होगा कि अगर आप लोग रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स की रिवीजन कर लें, क्योंकि जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग स्किप कर जाते हैं, तो वो आप लोगों ने खुद पढ़ने हैं। जो वहाँ पर कंसेप्चुअल या कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो हम लोग सोल्व करेंगे। क्लियर है अभी। सो आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से इस वीडियो को अंडरस्टैंड किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको ऐसी वीडियोज़ हमारे चैनल पर रेगुलरली अब से मिलती रहेंगी। थैंक यू।